बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लास्ट पार्ट में हमने एक एग्जांपल की थी, सेम यही एग्जांपल की थी हमने यूजिंग फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, लेकिन उसमें और इसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि वहाँ पे आपके पास कोई भी सेटलमेंट इन्वॉल्व नहीं थी। इसमें आपके पास क्या है, सेटलमेंट है। बी स्पॉट बी सेटल डाउन बाई 0.75, सी सेटल डाउन बाई 1 इंच एंड ए रोटेट बाई 0.02 क्लॉकवाइज। और जब भी आपके पास सेटलमेंट दी होगी उस वक्त आपके पास हमेशा ई आई की वैल्यू गिवन होगी। ई आई की वैल्यू आपके पास के एस आई में, ई की वैल्यू के एस आई में और आई की वैल्यू इंच पावर 4 में गिवन होगी। आपने उसको किलो पर किप फीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। सो 666.67 किप फीट स्क्वायर। सो नाउ फर्स्ट स्टेप विल ऑल बी सेम, हम बेसिक डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे। सो जो हमने AR1 उधर लिया था और जो AR2 हमने लिया था वही हम इधर ले रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है कि हमने जो लास्ट पार्ट में कैलकुलेशन की थी उन कैलकुलेशन से हम बच जाएंगे। हमें DRL1 और DRL2 और फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स की कैलकुलेशन से और टेबल बनाने से बच जाएंगे। सो इसी वजह से हमने इसको AR1 और AR2 ले रहे हैं। और इसकी दूसरी वजह यह है कि ये आपके पास ये दोनों स्पॉट्स क्या हैं, इन स्पॉट पर सेटलमेंट है। स्पॉट बी भी सेटल डाउन हो रहा है, सी भी सेटल डाउन हो रहा है, तो आप इजीली इनकी सेटलमेंट इन्वॉल्व कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्पॉट ए की सेटलमेंट रह जाएगी जो कि 0.02 क्लॉकवाइज है। वो आपके पास एज ए एक्सटर्नल लोड एक्ट करेगी, जैसा कि हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज अवर बेसिक डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। इसमें आपके पास 3 स्टेप थे। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बाय 2 डिग्री, AR1 AR2 सेलेक्ट कर दिया, बेसिक डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर बना दिया। एंड द लास्ट पार्ट विल बी टू राइट DRL मैट्रिक्स। सो DR आपके पास अगर देखें तो EI की वैल्यू भी किप फीट स्क्वायर में है, और बाद में हम जो मूवमेंट की क्वेश्चन लेंगे वो भी किप फीट में होगी और डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करने से फीट स्क्वायर हो जाएगा। देन आपके पास ये वाली वैल्यूज़ भी आपको किस में कन्वर्ट करनी चाहिए, फीट में कन्वर्ट करनी चाहिए, क्योंकि आप इसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट्स आएंगी वो उनका यूनिट बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास फीट होगा। या तो उनको इंच में कन्वर्ट करें या फिर इनको फीट में कन्वर्ट करें। तो वो चूँकि ज़्यादा है तो हम यही दो हैं, इनको फीट में कन्वर्ट कर देते हैं। सो AR1 इज़ दिस इज स्पॉट बी एंड इसको हमने AR1 कहा है, तो सबसे पहले ये आ जाएगा दैट इज स्पॉट बी सेटल डाउन बाय 0.75। तो दिस विल बी 0.75 डिवाइडेड बाय 12। बट अगर आप देखें तो आपके पास आपने AR1 अपवर्ड चूज़ किया है, स्पॉट बी इज सेटल डाउन। सेटल डाउन मतलब ये नीचे है, तो इन दोनों की डायरेक्शन आपस में क्या है, अपोजिट है। तो डेट विल बी -0.75 डिवाइडेड बाय 12। ये नीचे आ रहा है, इस वजह से हमने माइनस नहीं लिया। AR1 की और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से हमने यहाँ पे माइनस लिया है, मतलब सेटल डाउन की वजह से माइनस नहीं लिया। अगर आपने AR1 को डाउनवर्ड चूज़ किया होता तो फिर आपके पास ये प्लस 0.75 डिवाइडेड बाय 12 होता। एंड सी के केस में भी सेम यही केस, 1 इंच हुआ तो 1 डिवाइडेड बाय 12 ये आपके पास फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो DRL विल बी इक्वल टू -0.625 एंड -0.083। सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप टू फाइंड DRL मैट्रिक्स। सेकंड स्टेप आपके पास क्या है कि आपने बेसिक डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर लेना है, उस पर एक्चुअल लोड लगाने हैं और उसकी मूवमेंट्स की इक्वेशन लिखनी है, जो कि ऑलरेडी हम लिख चुके हैं लास्ट पार्ट में। सेकंड स्टेप में आपने उसको एनालाइज करना होता है अंडर एक्चुअल लोड, यूनिट लोड एट AR1 एंड यूनिट लोड एट AR2 एंड अगेन ये सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में हमने क्या करना था, टेबल बनाना था। ये हमने लास्ट पार्ट में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि हमने AR1 AR2 सेम लिया है, सेम यही इसकी मूवमेंट की इक्वेशन होगी, M1 और M2 की इक्वेशन होगी, जैसा कि हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं लास्ट पार्ट में। और हमने टेबल भी बनाया था, दिस वाज द टेबल फॉर एग्जाम्पल नंबर 1। सो यही टेबल और ये सब कुछ सेम होगा, तो हम ये दोबारा रिपीट नहीं करते। आप लास्ट पार्ट में इनको जाकर देख सकते हैं जिनको अगर किसी को समझ नहीं है। सो डायरेक्टली हम स्टेप नंबर 4 पे जाते हैं, दैट इज DRL मैट्रिक्स। सो DRL मैट्रिक्स आपके पास, अगर हम एग्जाम्पल 1 की बात करें तो आपके पास DRL मैट्रिक्स डायरेक्टली DRL1 और DRL2 के बराबर था। लेकिन इस केस में आपके पास DRL प्राइम और DRL डबल प्राइम, ये मैंने 2 लिखे हैं। इसकी बेसिक वजह ये है कि आपके पास एक तो DO2 लोड्स आ जाएगा। जब हमने लोड लगाए थे उस वक्त हमने DRL मैट्रिक्स फाइंड किया था, ये लास्ट उसमें हमने फाइंड किया था 1/EI। इसका अगर हम थोड़ा सा रिव्यू ले लें तो 0 to L M1 dx ओवर EI, ये वाला हमने यूज़ करके इसको फाइंड किया था। लेकिन आपके पास यहाँ पे अब क्या है, DRL डबल प्राइम। डबल प्राइम क्या है कि अगर आप क्वेश्चन को देखें तो हमने कहा था स्पॉट ए सेटल डाउन, स्पॉट बी सेटल डाउन, स्पॉट ए रोटेट्स बाय 0.02 और वो DRS में, सॉरी ये वाला मैट्रिक्स जो हमने स्टार्ट में लिया था डेट विल बी DRS मैट्रिक्स ड्यू टू सेटलमेंट। सो ये सेटलमेंट में इन्वॉल्व नहीं हुआ, स्पॉट बी भी और स्पॉट सी भी सेटलमेंट में इन्वॉल्व नहीं हुआ, लेकिन स्पॉट ए आपके पास रोटेट बाय 0.02 क्लॉकवाइज
सॉरी ये दो इन्वॉल्व हो गए, स्पॉट ए इन्वॉल्व होना रहता है, रोटेट बाय 0.02। तो ये अब आपके पास एज ए एक्सटर्नल लोड एक्ट करेगा और इसकी वजह से जो DRL1 होगा और DRL2 होगा उसको हम DRL डबल प्राइम कहते हैं। यानी कि DRL प्राइम सिंगल प्राइम तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है लास्ट एग्जाम्पल में। अब हम कैलकुलेट करते हैं DRL डबल प्राइम। सो दिस रोटेट बाय 0.02। सो ये आपके पास इस तरह रोटेट हो जाएगा, लाइक दिस विल बी DRL2 डबल प्राइम एंड दिस विल बी DRL1 सिंगल प्राइम। सो सबसे पहले अगर हम इनकी बात कर देते हैं, दैट इज DRL डबल प्राइम इज इक्वल टू, अगर आप फर्स्ट की बात करें सबसे पहले आपके पास अगर ये देखें तो ये डाउनवर्ड मूव हुआ है, हमने AR1 की डायरेक्शन अपवर्ड ली हुई है तो डेट विल बी माइनस, और आपके पास अगर देखें तो ये वाला एंगल 0.02 हो जाएगा, 0.02 इज दिस 0.02 और 0.02। सो दिस इज 0.02। सो एंगल भी है आपके पास, बेस भी है 20 फीट, दिस इज 0.002। सो बाय मिस्टेक हमने 0.02 लिखा हो, दिस इज 0.002। सो ये वाला एंगल आपके पास 0.002 है एंड बेस इज 20 फीट। आप परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस टाइम tan थीटा एंड फॉर थीटा इज इक्वल टू वेरी वेरी स्मॉल, हम थीटा इक्वल टू tan थीटा ले सकते हैं। सो आपके पास डायरेक्टली 20 मल्टीप्लाई बाई 0.02, तो इससे आपके पास आ जाएगा DRL1 प्राइम और ये आपके पास है 0.04। सिमिलरली आपके पास ये DRL डबल टू, अब इस केस में आपके पास बेस क्या हो जाएगी 40 फीट और परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है, एंगल विल बी सेम, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 0.002 डेट विल बी 0.08। सो दिस इज DRL डबल प्राइम। अगर सो DRL डबल प्राइम तो हमने फाइंड कर दिया, इट्स टाइम टू फाइंड DRL सिंगल प्राइम। DRL सिंगल प्राइम जब आपके पास रिडंडेंट डिस्प्लेसमेंट व्हेन लोड इज अप्लाइड, तो ये ऑलरेडी हम एग्जांपल 1 में फाइंड कर चुके हैं, दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई EI टाइम माइनस 156.67 एंड माइनस 446.67। लेकिन अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या है, 1 बाई EI के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये वाला जो DRL डबल प्राइम है डायरेक्टली नंबर्स में है, माइनस 0.04 माइनस 0.08, ये आपके पास EI पे डिवाइड नहीं हो रहा। तो सबसे पहले आप इसको EI को ख़त्म करेंगे। जब भी आपके पास सेटलमेंट दी होती है तो इसी वजह से आपके पास EI ऑलरेडी गिवन होता है। सो EI आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज EI इज इक्वल टू 166। तो आपने इसको भी 166.67 पे और इसको भी EI पे डिवाइड करना है, तो आपके पास DRL प्राइम की वैल्यू आ जाएगी, डेट विल बी इक्वल टू माइनस 0.94 एंड माइनस 2.68। सो आपके पास ये दोनों भी डाउनवर्ड मूव कर रहे थे तो इनके साथ हमने खुद माइनस लगाया है, लेकिन इनके साथ आपके पास बाय कैलकुलेशन माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे M की इक्वेशन लिखी है हमने, M1 की इक्वेशन लिखी है, M2 की इक्वेशन लिखी है, उससे कैलकुलेट किए। तो इनके साथ अगर आपने प्लस आ जाए बाय डिफॉल्ट, आप कहेंगे नहीं मेरी ये डायरेक्शन मुझे अपोजिट लग रही है तो मैं इसको प्लस कर देता हूँ, माइनस को, या प्लस आ गया तो माइनस कर देता हूँ, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये प्लस आ गया तो प्लस बनता है, अगर ये माइनस आ गया तो माइनस बनता है। तो इनके प्लस माइनस को प्लस माइनस की फिक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने DRL डबल प्राइम अगर वो देखें हमारे पास क्या था, ये डाउनवर्ड मूव कर रहा था तो आपके पास AR1 अपवर्ड था, तो इसके साथ हमने बाय डिफ़ॉल्ट माइनस लगाया है। सिमिलरली DRL प्राइम आ गया तो हम इसको क्या करते हैं, DRL निकाल लेते हैं। DRL विल बी इक्वल टू DRL प्राइम सिंगल प्राइम हमने किया है माइनस 0.94 एंड माइनस 2.68 प्लस DRL डबल प्राइम हमारे पास ये है माइनस 0.04 एंड माइनस 0.08। सो ये दोनों आपके पास ऐड हो जाएंगे तो डेट विल बी माइनस 0.98 एंड माइनस 2.76। तो डेट विल बी द DRL मैट्रिक्स। सो आपके पास स्टेप नंबर 4 तक आपके पास डन हो गया। स्टेप नंबर 5 विल बी टू फाइंड फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। सो ऑलरेडी हमारे पास पिछले क्वेश्चन में हमने फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स फाइंड किया था, वो वाली कैलकुलेशन हम दोबारा नहीं करना चाहते कि मतलब जस्ट टाइम्स आया होगा F11 हाउ टू फाइंड F11 F22, ये ऑलरेडी हमने लास्ट पार्ट में किया हुआ है, लास्ट एग्जाम्पल में या लास्ट पार्ट में हम कह सकते हैं, वहाँ से हमने डायरेक्टली फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स लिखा है। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का भी और DRL मैट्रिक्स का भी सेम सीन है, वहाँ पे आपके पास सेटलमेंट इन्वॉल्व नहीं थी तो वहाँ पे EI के साथ डिवाइड करने की या EI की वैल्यू नहीं गिवन थी, हमने नहीं डिवाइड किया था तो उसकी ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि EI के साथ कैंसिल हो जाता था। लेकिन इस केस में आपके पास इसके साथ EI है, बाकी किसी के साथ DRL या DRS मैट्रिक्स के साथ EI नहीं है, तो इसके साथ आपको इसको डिवाइड करना होगा। तो आपके पास F विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1
6 7 इंटू सेम दिस मैट्रिक्स। सो आपके पास हर एक मेंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ से फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, डेट इज़ 0.016, 0.04, 0.04 एंड 0.128। और आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स आ गया। जैसे इसको कैलकुलेटर में पुट करना है, DRS मैट्रिक्स कैलकुलेटर में पुट करना है, DRL मैट्रिक्स आपके पास -0.98, -2.76 एंड DRS मैट्रिक्स इज -0.625 एंड -0.083। सो इनके यूनिट भी फीट है, इसी वजह से फीट में कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि यहाँ पे आपके पास EI के फीट स्क्वायर में है और सेम ये आपके पास के फीट में है, तो आपके पास इनका यूनिट बाई डिफॉल्ट जो बनता है वो किप बच जाता है। सिमिलरली इसका यूनिट भी आपके पास फीट में ही होगा इनके अगर बनता हुआ तो। सो जस्ट आपने क्या करना है, पुट करना है। तो हमारे पास AR विल बी इक्वल टू F इनवर्स दैट इज 0.016, 0.04, 0.04, 0.128 होल इनवर्स into DRS matrix. So DRS matrix was -0.625, -0.083। DRS माइनस DRL था। अगर आप उसके फार्मूले को देखें, फार्मूला हमारे पास क्या था, AR इज इक्वल टू F इनवर्स ऑफ DRS सेटलमेंट माइनस DRL। सो आपके पास यहाँ पे एक माइनस है और इनके साथ माइनस है, तो ये वाला जो माइनस होगा DRL वाला वो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 0.98 एंड प्लस 2.68। सो इससे आपके पास AR मैट्रिक्स को भी हम AR1 और AR2 में लिख सकते हैं। सो ये कैलकुलेटर में पुट करने से आपके पास आ जाएगा AR1 एंड AR2। तो डेट विल बी इक्वल टू 23.15 and 13.68। This is our AR1 and our AR2। So ये आपके पास 13.68 and 23.15, 20 के एंड 1.5 के पर फीट। सो इसके बाद आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं, जर्नल एनालिसिस जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में किया था। लेकिन इस एग्जांपल में हम जर्नल एनालिसिस नहीं कर रहे, इस एग्जांपल में हम जाएंगे थ्रू मैट्रिक्स अप्रोच। मैट्रिक्स अप्रोच क्या कहते हैं कि आप अगर मेंबर एंड एक्शन फाइंड करने हैं तो उसके लिए आपके पास जो मेंबर एंड एक्शन होंगे, जो भी आप चूज़ करेंगे, आपकी अपनी मर्जी है, आप कितने चूज़ करते हैं और क्यों चूज़ करते हैं वो हम बात करते हैं। डेट विल बी इक्वल टू मेंबर एक्शन व्हेन लोड इज अप्लाइड। मतलब आपके पास ये स्ट्रक्चर है, बेसिक डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है, इसमें आपने कुछ मेंबर एक्शन चूज़ करने हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे फोर्स नहीं है और ये आपको चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हम अपनी वेरिफिकेशन के लिए कि आपके पास AM2 और AM3 जब दोनों आए तो ये मिल के आपके पास आना चाहिए 23.15, क्योंकि इस पॉइंट पे आपके पास जो AR1 था वो 23.15 आया है। तो हमने AM2 और AM3 अपनी वेरिफिकेशन के लिए चूज़ किए हैं कि आपके पास 23.15 आता है या नहीं आता। सिमिलरली ये आपके पास 13.68 आना चाहिए AM4। सो AM1 यहाँ पे, AM2, AM3, AM4 ये आपके पास रिएक्शन है, आपको मालूम होने चाहिए शेयर फोर्स डायग्राम के लिए। देन AM5 बेंडिंग मूवमेंट आपके पास अननोन है। AM6 आपने यहाँ पे जो मूवमेंट है उसको ले लिया है कि यहाँ पे मूवमेंट चेंज होगी, शेयर फोर्स चेंज होगी, तो आपके पास आप डायरेक्ट मतलब एरिया के थ्रू नहीं जाना चाहते, आप चाहते हैं मैं इसके थ्रू बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम को प्लाट करूँ, तो आपने यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट ले ली एंड यहाँ पे आपने शेयर बेंडिंग मूवमेंट ले ली AM6 एंड AM7। दैट इज अननोन, आपके पास ये यहाँ पे आएगा AM। और दूसरा आपके पास क्या है, AML। AM मतलब मेंबर एक्शन वैल्यू, इन्हीं की वैल्यू, ये वाले जो हमने चूज़ किए हैं इनकी वैल्यू व्हेन लोड इज अप्लाइड। आपके पास ये बेसिक डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर था, आपने इस पर लोड अप्लाई किया, इस वक्त AM1, AM2, AM3, AM4 इनकी वैल्यू क्या होगी। सो उसके लिए आपके पास जस्ट हम लिख लेते हैं AM1 अप टू 7 तक जाते हैं हम, थोड़ा सा टाइम चाहते हैं। ये लास्ट वाला आपके पास क्या हो जाएगा, AM7। सो उसके लिए आपको सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को इस हिसाब से अरेंज करना होगा। मतलब यहाँ पे आपके पास ये 1.5 मल्टीप्लाई बाई 20 कितना होगा, 30। यहाँ पे 30 डाउनवर्ड लग रहा है, तो इस रिएक्शन के बिल्कुल इस साइड इसको बैलेंस करने के लिए 30 अपवर्ड लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तो फ्री एंड है, यहाँ पे जा नहीं सकता, तो ये 30 यहाँ पे अपवर्ड लगेगा। अब इस 30 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ये वाला 30 आपके पास डाउनवर्ड लग गया। अब आपके पास ये वाला मेंबर अलग हो गया। अब ये वाला 30 अगर हमने इसका एक्शन यहाँ पे लिया तो ये वाला मेंबर अलग हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों को आपस में कैंसिल हो गया। आप इन दोनों को कैलकुलेट करके यहाँ का रिएक्शन निकाल सकते हैं। 30 प्लस 20 दोनों डाउनवर्ड लग रहे हैं। अगर आप इसको अलग कर रहे हैं, ये 30 अपवर्ड, ये 30 डाउनवर्ड, ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे हमने इसका एक्शन लिया वो 30 डाउनवर्ड, 20 डाउनवर्ड, तो यहाँ पे आपके पास 50 अपवर्ड आ जाएगा। नाउ अगेन अब आपके पास यहाँ पे मूवमेंट चाहिए। मूवमेंट आपके पास क्या हो जाएगी, 20 मल्टीप्लाई बाई 10 200 एंड
ये आपके पास कितना है 30, ये आपके आपस में दोनों कैंसिल हो गए हियर पोज, ये अगर आप नहीं भी कंसिडर करते तो उसकी ज़रूरत नहीं है। सो 20 मल्टीप्लाई बाई 1.5 30, 30 मल्टीप्लाई बाई 30 900, 900 प्लस 200 तो दैट विल बी 1100 और इसकी डायरेक्शन ये होगी। ये दोनों क्या है क्लॉकवाइज, इसको रजिस्ट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज। ना अगर यहाँ पे मूवमेंट की बात करें इस पॉइंट पे, तो आपके पास इस पॉइंट सिर्फ राइट की बात करते हैं। किसी बेंडिंग मूवमेंट किसी पॉइंट पे क्या होता है, उससे लेफ्ट या उस पर राइट की समेशन आप उस मूवमेंट का सम होता है। सो इस तरफ आपके पास एक 30 की फोर्स लग रही है, 20 मल्टीप्लाई 1.5 30 और आपके पास इसके सेंटर पे लगेगी और इधर से लेकर सेंटर से लेकर इधर तक का डिस्टेंस कितना है 10। सो 30 मल्टीप्लाई बाई 10 दैट इज़ 300 इस पॉइंट पे और इसका रिजल्ट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको भी काउंट कर सकते हैं। देन अगेन आपके पास यहाँ पे अगर मूवमेंट की बात करें तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे 300 की पॉइंट मूवमेंट है। हम ये वाला पार्ट नहीं कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे 300 की मूवमेंट जो आ गई है वो लेते हैं। 300 की मूवमेंट प्लस आपके पास ये 30 मल्टीप्लाई बाई 10 300 की अगेन और मूवमेंट है। ये वाला जो पॉइंट लोड हमने यहाँ पे शिफ्ट किया हुआ है ये आपके पास अगेन मूवमेंट काज कर रहा है 30 मल्टीप्लाई बाई 10 300। सो ये वाली जो पॉइंट मूवमेंट आई हुई है इस तरफ ये क्या है क्लॉकवाइज है 300 और ये भी क्लॉकवाइज है तो 300। इसको रजिस्ट करने के लिए यहाँ पे आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ जाएगी 600 की। अगर आप इनके उसमें नहीं जाना चाहते डिटेल्स में तो आपने चेक करना इस पॉइंट पे मूवमेंट ले लें। तो आपके पास इस पॉइंट पे मूवमेंट लें तो आपके पास सिर्फ यही फोर्स है 30 और इसके दरमियान का डिस्टेंस कितना है 20। 30 मल्टीप्लाई बाई 20 ये आपके पास 60 हो जाएगा। सो अब हमने AML सॉरी ये AML हो जाएगा AML1 AML2 मेंबर एक्शन व्हेन लोड इज अप्लाइड, मेंबर एक्शन व्हेन लोड इज अप्लाइड। सो AML1 आपके पास AM1 आपने अपवर्ड चूज़ किया है, आप इसे डाउनवर्ड चूज़ कर सकते थे, आपकी अपनी मर्जी थी, आपने अपवर्ड चूज़ किया है और ये भी अपवर्ड चूज़ आया है तो आप अपवर्ड आया है तो आपने इसे +50 लिख लेना है। और ये आपने अपवर्ड चूज़ किया हुआ है और ये आपके पास डाउनवर्ड आया तो इसे आपको -30 लिखना होगा क्योंकि ये डाउनवर्ड है, आपने अपवर्ड चूज़ किया है। ये भी अपवर्ड है, ये भी अपवर्ड आया तो इसे आप +30। AM4 आपके पास यहाँ पे कुछ है रिएक्शन फ्री एंड पे कुछ भी नहीं है तो आपके पास 0 आ जाएगा। सिमिलरली व्हाट विल बी द AM5 अगर आप देखें तो ये आपने एंटी क्लॉकवाइज चूज़ किया, ये भी एंटी क्लॉकवाइज आया है तो डेट विल बी +1100। एंड व्हाट विल बी द AM6 की डायरेक्शन देखें और इसकी डायरेक्शन देखें सेम आ रही है 300 एंड AM7 और AM7 आपके पास 300 आपके पास ये आ गया AML मैट्रिक्स। नाउ AML मैट्रिक्स से हम डन हो चुके हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर AMR मैट्रिक्स। जैसा कि नाम से जाहिर है मेंबर एक्शन व्हेन रिडंडेंट एक्शन इज अप्लाइड, जब हम रिडंडेंट एक्शन यानी कि यूनिट लोड 1 अप्लाई करते हैं यूनिट लोड 2 अप्लाई करते हैं उस वक्त जो उनकी वैल्यू है तो वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास AMR मैट्रिक्स से डिनोट होगा। आपके पास अगर देखें तो लोड आपने एक बार अप्लाई किया था तो एक कॉलम आया है, लेकिन अगर AMR देखें तो आपके पास रिडंडेंट एक्शन 2 है। मतलब अगर आपके पास इधर AMR1 लिखते हैं तो ये R1 का कॉलम आएगा, मतलब AMR1 को AM1 के साथ कंपेयर करेंगे AMR2 AMR3 AMR4 इस तरह, और दूसरा कॉलम आपके पास किसका हो जाएगा AMR2 का हो जाएगा। सो हम यहाँ पे लिखते हैं ये इसके साथ कंपेयर होगा, ये दिस इज AR1। सो इसको हम सॉरी यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, लेट्स अज्यूम ये AR1 अपवर्ड लग रहा है। अब इसका एक्शन हम यहाँ पे डाउनवर्ड नहीं लगा सकते, उसकी रीज़न क्या है, अगर आप कहते हैं कि अपवर्ड लग रहा है पॉइंट किस तरफ डाउनवर्ड लगेगा तो आप इसका फिर अपवर्ड कहाँ पे बैलेंस करेंगे, इस तरफ बैलेंस नहीं कर सकते, तो मतलब ये इसके इसी तरफ है, लेफ्ट तरफ है, राइट वाली तरफ नहीं है। तो दिस इज अपवर्ड, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा डाउनवर्ड। और अगर मूवमेंट की बात करें तो आपके पास यहाँ पे मूवमेंट क्या हो जाएगी 0, क्योंकि इसके राइट पे कोई भी फोर्स नहीं है। और इसके सेंटर पे अगर आप मूवमेंट की बात करें तो सेंटर पे आपके पास ये देखें ये क्या कर रहा है क्लॉकवाइज मूवमेंट, 1 की फोर्स है AR1 = 1 की फोर्स है और ये आपके पास यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रही है। तो उसको रेजिस्ट करने के लिए इस तरफ से सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रही है, उसको रेजिस्ट करने के लिए आपके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आप इस सिंबल को देखें कि ये वाली सिंबल हमने डिसाइड करनी होती है, दूसरी ऑटोमेटिकली आ जाती है। सो ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज बना रही है, इसको रेजिस्ट करने के लिए क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड दिस इज मिड पे हमने ये पॉइंट लिया हुआ है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 दैट विल बी = 10। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास 20 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 20 ये वाली पॉइंट मूवमेंट, और ये यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। दिस इज AR1 हमने बैलेंस किए। नाउ AR2 = 1 डाउनवर्ड अपवर्ड, तो इसका रिजल्टेंट आपके पास डाउनवर्ड आ गया। अगर आप इस पॉइंट की बात करें लेट्स ये सेंटर में है तो आपके पास यहाँ पे अपवर्ड है तो इसका रिजल्टेंट यहाँ पे डाउनवर्ड, यहाँ पे अपवर्ड। अब देखें अपवर्ड डाउनवर्ड ये दो आपस में बैलेंस, अपवर्ड डाउनवर्ड ये दो आपस में बैलेंस। नाउ इस पॉइंट पे मूवमेंट की बात करते हैं। सो अगर आप देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है 1 मल्टीप्लाई बाई 20, ये वाला डिस्टेंस आपके पास कितना था 20 था, 1 मल्टीप्लाई बाई 20 क्या कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसको रेजिस्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए क्लॉकवाइज मूवमेंट होनी चाहिए यहाँ पे 20 की। सिमिलरली अगर इसको यहाँ पे आप कंपेयर करते हैं डायरेक्ट, सो 1 मल्टीप्लाई बाई 40 तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 की मूवमेंट
क्लॉकवाइज, और अगर इसके सेंटर पे वो करते हैं तो यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 30, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 30। लेकिन अब आपके पास मेन वो क्या है कि आपने AMR मैट्रिक्स लिखना है। सो AMR मैट्रिक्स के लिए सबसे पहला कॉलम किसका आएगा, AMR 1 का। सो 1 को हमने अब इसके साथ कंपेयर करना है। अब यहाँ पे देखें ये 1 आपके पास डाउनवर्ड लग रहा है, AM1 आपने अपवर्ड लिखा है तो डेट विल बी -1 क्योंकि डाउनवर्ड है। AM2 आपके पास क्या है, अपवर्ड, तो ये आपके पास +1। AM3 आपके पास 0, AM4 आपके पास यहाँ पे कुछ नहीं है 0, AM5 आपके पास मूवमेंट था, आपने यहाँ पे क्लॉकवाइज लिया, एंटी क्लॉकवाइज लिया, वो यहाँ पे क्लॉकवाइज आ गया है तो डेट विल बी -20 क्योंकि हमने जो डायरेक्शन लिया उसके अपोजिट आ रहा है। ये नहीं है कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हैं या क्लॉकवाइज नेगेटिव ले रहे हैं, जस्ट आपने जो डायरेक्शन रिज्यूम किया। अगर आप यहाँ पे क्लॉकवाइज पॉजिटिव रिज्यूम करते तो अब यहाँ भी ये पॉजिटिव आ जाता। सो -20। AM6 आपके पास क्या है 0 है, एंड AM7 आपके पास क्या है, अगर आप देखें तो आपने यहाँ पे ये वाली मूवमेंट को पॉजिटिव लिया हुआ है, दिस इज, और यहाँ पे आपके पास अपोजिट साइन बन रहा है, ये वाली मूवमेंट बन रही है तो दैट विल बी -10। ये आपके पास 1 कॉलम था, अब आपने 2 कॉलम है। 2 कॉलम का मतलब है आपने AR2 को क्या करना है, कंपेयर करना है। सो नाउ अगेन -1 हो जाएगा क्योंकि ये अपवर्ड है और ये हमारे पास डाउनवर्ड आ रहा है। AM1 सिमिलरली दिस इज अपवर्ड +1, डाउनवर्ड -1, अपवर्ड +1, एंड दिस इज -40 बिकॉज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप देख सकते हैं। AM6 आपके पास -20 एंड डेट विल बी -30। सो दिस इज AMR मैट्रिक्स। नाउ द फाइनल स्टेप आपके पास क्या है, आपने AM मैट्रिक्स को फाइंड करना है किस तरह, AML + AMR × AR। सो ये आपको मैनुअली मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि आपके पास 7 मैट्रिक्स 7 रोज आपके पास कैलकुलेटर में इनपुट नहीं होती जनरली, अगर स्मॉल कैलकुलेटर हो, प्रोग्रामेबल ना हो तो आपको ये मैनुअली सॉल्व करना होगा। तो आपके पास AM की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमने किया है। AM की वैल्यू आपके पास आ रही है +13.17, 6.83, 16.32, 13.68, 89.8 एंड 26.4 एंड 41.9। सो इन वैल्यू को यूज़ करके आप शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं। आपका क्रॉस चेक क्या था, हमने कहा था कि हम ये इसलिए लेंगे क्रॉस चेक करें। AM4 आपके पास AR2 के बराबर आना चाहिए। सो AR2 हमारे पास आया था 13.68। सो दिस इज और AM4 1 2 3 4, तो ये भी आपके पास 13.68 आ रहा है। AM2 और AM3 दोनों मिलकर AR1 के बराबर आने चाहिए थे। AR1 आपके पास था 23.15। अगर आप इन दोनों को ऐड करें डेट इज 6.83 + 16.32, तो ये भी आपके पास 23.15 के बराबर आएंगे। सो ये आपके पास क्रॉस चेक था। अब इन वैल्यू को यूज़ करके आपने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को प्लॉट करना है क्योंकि आपके पास डायरेक्टली वैल्यू आ गई। ये वाला रिएक्शन आपके पास आ गया पॉजिटिव आया, मतलब ये वाला रिएक्शन 13.17 है, और इन मूवमेंट्स को यूज़ करके आपने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इजीली प्लॉट कर सकते हैं। सो डेट वाज ऑल अबाउट हाउ टू डील विद सेटलमेंट। सो इसके बाद की एग्जाम्पल में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास स्टिफ स्पॉट हो, स्टिफ स्पॉट देते क्यों हैं और देते किस तरह हैं उसके बारे में बात करेंगे। और स्टिफ स्पॉट हो तो उस वक्त आपने किस मैट्रिक्स के साथ छेड़छाड़ करनी है कि आपके पास आपका क्वेश्चन हल हो जाए।